अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। अमेरिका और इसराइल के ईरान के खिलाफ जंग में आने वाले दिनों में शिद्दत और इस जंग के एक वाइडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में बदलने के खतरात में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है। ईरान अब यह खुलकर तंबीह कर रहा है कि अगर अमेरिका अगले कुछ रोज में ईरान में जमीनी फोर्सेज उतारने का मंसूबा बना रहा है और अगर ऐसा हुआ तो इसके भयानक नताइज होंगे। जबकि तुर्की ने भी दुनिया को खबरदार किया है कि इसराइल मुसलमान ममालिक को एक तवील जंग में घसीटने की कोशिश कर रहा है। जबकि इसी दौरान आलमी मीडिया में मुसलसल ये खबरें सामने आ रही हैं कि इसराइल के ना रुकने वाले हमले और अमेरिका का खित्ते में मिलिट्री बिल्डअप पाकिस्तान की जंगबंदी की कोशिशों को मुश्किल में डाल रहा है। पाकिस्तान के साबिक मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ भी खबरदार कर रहे हैं कि अगर अगले हफ्ते तक इस जंग को रोकने की कोई राह नहीं निकाली गई तो तारीख इस जंग को तीसरे जंग अजीम से तशबीह देगी, क्योंकि अगर ये जंग ना रुकी तो बहुत जल्द इस जंग में इतने ममालिक शामिल हो जाएंगे और जंग की शिद्दत इतनी बढ़ जाएगी कि यह जंग आलमी जंग की शक्ल इख्तियार कर लेगी, जिसके इंतहाई खतरनाक नताइज सामने आएंगे। और अब इसी महदूद खतरे को एक बड़े खतरे में तब्दील होने से रोकने के लिए पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र ने फौरी जंगबंदी की अपनी कोशिशों को भी तेज कर दिया है। इसी हवाले से आज इस्लामाबाद में खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशों पर 4 ममालिक का अहम इजलास हुआ है, जिसकी क़यादत नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने की। आलमी मीडिया इस बैठक को जंगबंदी की कोशिशों से मुतल्लिक अहम करार दे रहा है, इसलिए देखना होगा कि सिफारतकारी के जरिए तनाज़े को हल करने की ये कोशिश हद तक कामयाब होती है। जंगबंदी की इन कोशिशों के साथ वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने कल रात अपने सोशल मीडिया पर एक अहम खबर शेयर करते हुए बताया कि ईरान ने अबनाए हुर्मुज़ से मजीद 20 पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दी है। इसाक डार ने बताया कि अब रोज़ाना 2 जहाज़ अबनाए हुर्मुज़ अबूर करेंगे। ईरान का ये इकदाम खुशाइंद और तामीरी है, जिसकी तारीफ होनी चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार के मुताबिक ये पेशरफ्त खित्ते में अमन और इस्तेकाम के फ़रोग का पेशखेमा है। ये मुस्बत ऐलान अमन की जानिब एक अहम कदम इज्तिमाई कोशिशों को मजबूत करेगा। मुज़ाकरात, सिफारतकारी और एतमाद साजी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। अहम बात यह कि अमरीकी सदर ट्रंप के बड़े दावों के बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जंग के आगाज़ के बाद से अब तक मुकम्मल ईरान के कंट्रोल में है। तकरीबन 2000 से ज़्यादा जहाज़ इस वक्त दुनिया की अहम तरीन गुजरगाह में फंसे हुए हैं, जबकि पिछले एक माह में सिर्फ 150 जहाज़ यहाँ से गुजरने में कामयाब हुए हैं और सिर्फ उन्हीं जहाज़ों को इस गुजरगाह से गुजरने की इजाज़त दी जा रही है जिन्हें ईरान अपना दोस्त या इत्तेहादी समझता है। जबकि अल जज़ीरा के मुताबिक कम से कम 2 जहाज़ों ने इस गुजरगाह से महफूज रास्ता हासिल करने के लिए ईरानी हुक्काम को $20 लाख की भी अदा किए हैं और ईरान इन अदायगियों को मुस्तकिल बनाने के लिए कानून साजी पर भी गौर कर रहा है। अहम बात यह कि 15 और 16 मार्च को पहले पाकिस्तानी जहाज़ को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त मिली थी, जबकि कल तुर्क खबर एजेंसी ने यह खबर दी थी कि ईरान ने पाकिस्तान के 2 मजीद कार्गो जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दी है। ताहम कल रात इसाक डार ने 20 जहाज़ों के गुजरने की बड़ी खबर दी है, जिसे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी कामयाबी करार देते हुए ईरान के साथ होने वाली मुस्बत बातचीत का नतीजा करार दे रहे हैं। मगर जहां पाकिस्तान जंगबंदी की फाल कोशिशों में मसरूफ़ है, वहीं इसकी मुश्किलात में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। बरतानवी अखबार द गार्डियन में शाया तज्जिए के मुताबिक ईरान में शहरी अहदाफ पर इसराइल के बड़े हमले और खलीज में अमरीका की बढ़ती फौजी मौजूदगी की वजह से पाकिस्तान की अमन की मुज़ाकरात की मेज़बानी की उम्मीदें शदीद दबाव का शिकार है। दी गार्डियन ने पाकिस्तानी हुकाम का हवाला देते हुए लिखा है कि असूली तौर पर दोनों फरीकैन ने मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार किया है, लेकिन तनाज़ा मुसलसल शिद्दत इख्तियार कर रहा है और दोनों फरीकैन के दरमियान अदम एतमाद पाया जाता है। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक मुज़ाकरात में सबसे बड़ी रुकावट इसराइल है, क्योंकि इसराइल स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहा है। तशवीश की बात यह है कि एक तरफ तो इस जंग को समेटने के लिए खित्ते के ममालिक अपना किरदार अदा कर रहे हैं, मगर इसराइल और अमरीका स्कूलों, यूनिवर्सिटीज़ और मीडिया के इदारों को निशाना बनाकर अपनी जंगी अहदाफ में मुसलसल इजाफा कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के मुताबिक इसराइल और अमरीकी हमलों में अब तक 600 स्कूलों को तबाह किया गया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक कुछ रोज़ पहले तेहरान पर हमलों में इस्फहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी निशाना बनाया गया है, जिसके बाद आज ईरानी पासदारान इनकलाब ने भी खित्ते में अमरीका और इसराइल से वाबस्ता यूनिवर्सिटीज़ को भी अपने कानूनी अहदाफ में शामिल कर लिया है और इन यूनिवर्सिटीज़ के खिलाफ स्टाफ और तलबा और आसपास रहने वाले शहरियों को यूनिवर्सिटी से कम 1 किलोमीटर दूर रहने की हिदायत की गई है। इसके अलावा ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने आज ये इंकशाफ भी किया है कि अमरीका एक तरफ तो मुज़ाकरात की बात कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ खुफिया तौर पर ज़मीनी हमले की मनसूबा बंदी कर रहा है। मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा है कि ईरानी अफवाज भी अमरीकी ज़मीनी अफवाज के लिए तैयार है
अहम बात यह कि कुछ रोज पहले पेंटागन ने मशरिक़ वस्ता में मजीद 10,000 फौजी भेजने की सिफारिश की थी, जिसके बाद आज सेंटकॉम ने तस्दीक की है कि 3,500 अमरीकी मेरीन्स और सेलर्स मशरिक़ वस्ता पहुंच गए हैं, जिसे अमरीका की ज़मीनी कार्रवाई की तैयारियों से जोड़ा जा रहा है। जबकि अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने भी आज इस हवाले से अहम खबर दी है, जिसके मुताबिक अमरीका ने ईरान के साली इलाकों बशमूल खार्क जजीरे पर ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी मुकम्मल कर ली है। खबर के मुताबिक पेंटागन ईरान में हफ्तों पर मुश्तमिल ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। ताहम अभी तक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ज़मीनी फौजी कार्रवाई की मंजूरी नहीं दी है और ये वाज़ेह नहीं है कि सदर ट्रंप ज़मीनी कार्रवाई की मंजूरी देंगे या नहीं। लेकिन अगर अमरीकी सदर ज़मीनी फौज भेजने की मंजूरी देते हैं तो जंग खतरनाक मरहले में दाखिल हो सकती है। जबकि अमरीकी इदारे एक्सियोस ने कल यह खबर दी थी कि अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो G7 इजलास में बता चुके हैं कि ईरान के खिलाफ जंग मजीद 2 से 4 हफ्ते जारी रह सकती है। मार्को रूबियो ने यह दावा भी किया था कि ईरान में 2 हुकाम ऐसे हैं जो अमरीका से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, मगर उन्हें अपनी क़यादत से इजाज़त लेना ज़रूरी है। हम इस पूरी सूरत हाल पर तज्ज़िया भी हासिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे एजाज सैयद, जी न्यूज़ के नुमाइंदे, जिन्होंने पूरा दिन आज इस एक्टिविटी को कवर किया है। एजाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस वक्त पाकिस्तान में इजिप्ट, तुर्की और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा मौजूद हैं। उनकी पाकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार हैं, उनसे भी मुलाकात हुई, शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई। आलमी मीडिया इस बैठक को काफ़ी ज़्यादा अहमियत दे रहा है। वो कह रहा है कि जंग बंदी की कोशिशों से मुतल्लिक ये बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रा आप बताइएगा क्या इंगेजमेंट्स रही हैं पूरा दिन, क्योंकि आपने इनको कवर किया है, और क्या तफसीलात अब तक सामने आ रही हैं? शहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद, जिस तरह कि आपको पता है कि ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका और इसराइल की जंग के बाद का अगर आप टाइम लाइन देखना शुरू करें तो उस बाद की टाइम लाइन में जो सबसे अहम ममालिक सफारतकारी के एतबार से नज़र आते हैं तो उसमें सबसे पहले पाकिस्तान है, फिर टर्किया है और उसके बाद है मिस्र। और आप अगर फर्दर नैरो डाउन करें तो आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, पर्टिकुलरली प्राइम मिनिस्टर और सबसे अहम ये कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, जिनसे ईरान की जो क़यादत है मुसलसल राब्ते में है, पर्टिकुलरली इसहाक डार से मुकम्मल तौर पर वो राब्ते में है। इतना राब्ता किसी और मुल्क के साथ नहीं है जितना वो इसहाक डार से, जो कि ज़ाहिर पाकिस्तान में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उनसे रखे हुए हैं। तो इस राब्ते की वजह से जितनी भी कोई बातचीत होनी है आलमी सतह के ऊपर तो उसका किरदार अगर अदा करना है तो वो पाकिस्तान ने अदा करना है। और ये जो मीटिंग हुई है ये इसी तनाज़र में हुई है। इस मीटिंग में जो एक अहम फरीक जो आया वो सऊदी अरेबिया थे। सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पर आए थे और आपको याद हो कि ये चारों वज़राए ख़ारजा जो आज यहाँ पर मिले हैं, इनकी जब रियाद में वज़राए ख़ारजा की मीटिंग हुई थी जो सऊदीया ने होस्ट की थी, उसमें भी ये चारों वज़राए ख़ारजा मिले थे। और इस सारी मुलाकात का मकसद क्या है कि जो अमेरिका के साथ मुलाकात या जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, अभी वो डिजिटल पैगाम रसानी हो रही है, उन मुज़ाकरात को आगे कैसे बढ़ाया जाए और उसका अमली जामा कैसे पहनाया जाए। सऊदी अरेबिया इसलिए अहम है क्योंकि सऊदी अरेबिया डायरेक्ट इफेक्टरी है और पाकिस्तान का एक करीबी दोस्त भी है और पाकिस्तान ने उसके साथ एक मुआहदा भी कर रखा है। तो ये गैर मामूली मुलाकात थी। आलमी मीडिया जो इस मुलाकात के ऊपर तवज्जो दे रहा है या देता रहा है, ये ऐसे ही नहीं है, ये वाकई गैर मामूली है क्योंकि जो ईरानी हैं वो सिर्फ एक मुल्क के साथ सबसे ज़्यादा इंगेजमेंट रखे हुए हैं, एक मुल्क पर एतमाद कर रहे हैं, वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान भी कोशिश भरपूर तरीके से ये कर रहा है कि ऐसी कोई बात ना की जाए जिससे ट्रस्ट किसी भी साइड का ख़राब हो। मेरी इस हवाले से जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार, उनसे पहले बात भी हुई थी तो वो भी यही कह रहे थे कि हम कोई ऐसी बात मीडिया पर कहने से गुरेज कर रहे हैं जिससे हमारी सफारतकारी को नुकसान पहुंचे। हाँ, अगर फ्रीकैन में से कोई एक, यानी कि ईरान खुद कोई चीज़ लीक कर देता है अमेरिका की तरफ से या बाकी मुल्कों की तरफ से लीक की जाती है ये कोई भी खबर, तो उसका पाकिस्तान पर इतना असर नहीं पड़ता। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन जाती है तो उसको मुख्तलिफ जो स्पॉयलर्स हैं वो मुख्तलिफ रंग दे सकते हैं। अच्छा एजाज साहब, हम देखते हैं कि इस किस्म की जो मीटिंग्स हैं इन सेंसिटिव हालात में उसका एलामिया भी बहुत कुछ हमें बताता नहीं है, बड़ा जनरल उसकी एक टोन होती है। लेकिन ऑब्वियसली बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा है। जैसे आपने कहा कि इसहाक डार साहब हो या दीगर मिनिस्टर्स हो, वो बहुत टाइट लिप्ट हैं, चीज़ों को उन्होंने बहुत ही खुफिया और डिस्क्रीट रखा गया है, जो कि ऑब्वियसली इस मामले की हसासियत को देखते हुए। लेकिन जो आपकी मुख्तलिफ लोगों से बातचीत हुई है, पाकिस्तान अथॉरिटीज़ में हो या इतने सारे जो इंटरनेशनल इस वक्त मीडिया के लोग आए हुए हैं, क्या वो होपफुल हैं कि कोई वे आउट निकल सकता है, ये मुज़ाकरात करामत साबित हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, या इसके इम्कानात कम नजर आ रहे हैं? क्या इस वक्त चैटर क्या है इस हवाले से?
देखिए, मेरी गुज़िश्ता रात शेक हैंड हुई थी मिस्र के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनसे, लेकिन वो भी अवॉइड कर रहे थे कि किसी किस्म की बात करें। और पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से तो मैंने आपको बता ही दिया। देखिए, जो तीनों वज़राए ख़ारजा का पाकिस्तान आना, ये इस बात का सबूत है कि जो बातचीत हो रही है वो बड़ी टेंजिबल है, वो बड़ी ठोस है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये हवा में कोई बात हो रही है। सबको पता है कि ये जो बात है वो बड़ी ठोस है। और ग़ालिबन जो इसहाक डार गए भी नहीं टर्की और तमाम लोग इधर आए, उसकी भी एक वजह ये थी ग़ालिबन के जो ईरानियों के साथ हमारी एक सेफ़ कम्युनिकेशन है वो शायद और किसी जगह पे नहीं हो सकती, वो पाकिस्तान में ही बैठ के हो सकती है। तो इसीलिए वो सारे लोग यहाँ पर आए। अब इस सारे मामले को आगे बढ़ाना कैसा है, फार्मूला क्या है, उस फार्मूले को तय करने के लिए ये आज की बैठक हुई है। और ज़ाहिर है इसकी डिटेल्स फौरी तौर पे तो सामने नहीं आएंगी, लेकिन जो ही आएंगी हम कोशिश करेंगे कि अपने नाजरीन को, आपके नाजरीन को पहले इंफॉर्मेशन लेके पहले बताएं कि एक्चुअल बात क्या हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। एजाज सईद हमारे साथ मौजूद थे। इस मौजू पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइंट किया है पाकिस्तान के सीजन्ड डिप्लोमेट हैं जलील अब्बास जिलानी साहब। पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा भी रहे, सेक्रेटरी खारजा भी रहे और पाकिस्तानी सफ़ीर भी रहे हैं अमेरिका में। जलील साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। जलील साहब, जब से ईरान की ये वॉर शुरू हुई है हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने एक वाज़ेह पोजीशन ली हुई है, कोई ना कोई साइड उन्होंने चूज़ की हुई है, और बहुत सारे ममालिक ऐसे भी हैं जो मुकम्मल खामोश है। लेकिन पाकिस्तान की जो इस वक्त पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, और इसके साथ साथ हम एक मीडिएशन की भी कोशिश कर रहे हैं ताकि इस जंग में डी एस्केलेशन हो सके। पाकिस्तान के इस डिप्लोमेटिक किरदार को आप कैसे देखते हैं? आपका बड़ा वसी तजुर्बा रहा है सफारतकारी में, और जो इस वक्त मीटिंग हो रही है वज़राए खारजा की पाकिस्तान में, उसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया, और मैं ये कहूँगा कि ये इजलास बहुत ही अहमियत का हामिल है। और इस वक्त ये जो 4 ममालिक यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, ऑब्वियसली वो एक लाया अमल तैयार करेंगे अपने जो नेक्स्ट स्टेप्स के लिए, और तमाम दुनिया की नज़रें इस वक्त इस्लामाबाद पे हैं। मैं असल में बात ये होती है कि किरदार इस किस्म का फैसिलिटेशन का रोल सिर्फ वही मुल्क या वो ममालिक अदा कर सकते हैं जिनके ऊपर तमाम पार्टीज का मुकम्मल एतमाद हो। इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि ईरान का पाकिस्तान के ऊपर मुकम्मल एतमाद है, अमेरिका का पाकिस्तान के ऊपर मुकम्मल एतमाद है, और जो GCC के ममालिक हैं, अरब ममालिक, सऊदी अरेबिया हो गया, UAE हो गया, कतर हो गया या ओमान हो गए, इन तमाम का पाकिस्तान के ऊपर भरपूर एतमाद है कि पाकिस्तान जिस किस्म की कोशिशें करेगा उसके कुछ अच्छे जो होंगे रिजल्ट्स मुरतब होंगे। आपको याद होगा कि पिछले साल जब जून में ईरान के ऊपर अटैक हुआ अमेरिका और इसराइल की जानिब से, तो उस वक्त भी पाकिस्तान ने एक बहुत ही एक्टिव और पॉजिटिव रोल अदा किया। और उसके बाद प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान जो है ईरान के सदर, वो पाकिस्तान तशरीफ लाए और उन्होंने ख़ास तौर पे पाकिस्तान का बहुत ही शुक्रिया अदा किया जिस किस्म का रोल अदा किया गया। इसी तरीके से अमेरिका ने भी पाकिस्तान के जो किरदार की बहुत तारीफ की कि पाकिस्तान ने एक बहुत ही मस्बत रोल प्ले किया एक डिफ्यूज़ करने की सिचुएशन में। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त भी जो तमाम नजरें हैं वो इसी इजलास के ऊपर लगी हुई हैं, और एक उम्मीद बंधी है कि इस इजलास के अंदर जितने 4 ममालिक हैं जो कि इस पूरे अमल के अंदर वो इन्वॉल्व होंगे, तो वो अपना एक लाया अमल तरतीब देंगे जिसके साथ आगे पेशरफ्त होगी। हाँ, ज़रा मुझे एक्सप्लेन कीजिएगा और हमारे नाजरीन को भी कि ऑब्वियसली जो फरीक है इस जंग में बराह रास्त वो तो इस मीटिंग में शामिल नहीं है। 3 मीडिएटर्स हैं, सऊदी अरब है जिस पे ईरान हमले कर रहा है इस वक्त, और ऑब्वियसली इल्ज़ाम भी लगा रहा है कि उनके बेसिस इस्तेमाल हो रहे हैं, अमेरिका उनके बेसिस इस्तेमाल कर रहा है। तो इस सूरत हाल में ये 4 फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं वो क्या एग्जैक्टली किन नुकात पे बातचीत हो सकती है मुमकिन तौर पर? जी, उसमें ऑब्वियसली इस वक्त जो अमेरिका की तरफ से जो प्रपोजल्स आई थी, 15 नुकाती प्रपोजल्स जो कि पाकिस्तान के जरिए कन्वे की गई ईरान को, तो वो ऑब्वियसली उसमें बहुत ही जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही इम्पॉसिबल कंडीशन पे रखी गई थी, और वो जो एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन होती है किसी भी मुल्क की, उन्होंने वो रखी। और उसी के जवाब में ईरान की तरफ से जो आया जवाब वो भी उतने ही सख्त था, और उसमें उन्होंने नहीं किया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर तो मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर बैठना है तो उसके लिए चंद कोई प्रेरेक्विजिट्स होंगे, कुछ उसके लिए कुछ अमल करना पड़ेगा पार्टीज को। एक तो सबसे पहले अपना सीज फायर जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये नहीं हो सकता कि आप मुज़ाकरात भी करें और जंग भी जारी रहे।
पाकिस्तान और हमारे बाकी दूसरे ममालिक बशमूल तुर्की और इजिप्ट जो कि इस अमल में इन्वॉल्व होंगे, उनका जो किरदार है उसी वक्त वो अपना एक मौसर साबित होगा जब अगर पार्टीज जो सी हैं वो अग्री कर जाएं कि निगोशिएटिंग टेबल पे वो आ जाएं। लेकिन निगोशिएटिंग टेबल पे आने के लिए बहुत ही ज़रूरी होगा कि एक सीज़ फायर हो और उसके अलावा जो अटैक्स हैं अमेरिका और इजराइल की जानिब से वो भी बंद हो जाए। और तीसरी चीज़ ये है कि एक एतमाद की फ़ज़ा वो भी उसको भी हमवार करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त जो मिसट्रस्ट पार्टीज़ के दरमियान बहुत ज़्यादा है। मिसट्रस्ट की आपको मालूम है कि बेशुमार वजूहात हैं कि पिछले साल जब जून में जंग हुई तो उस वक्त भी निगोशिएशंस चल रही थी जिनीवा के अंदर, और अभी पार्टीज की निगोशिएशन चल रही थी अमेरिका और ईरान की कि ईरान के ऊपर अटैक हो गया और उनके काफ़ी सारे सरकर्दा जो इंजीनियर्स हैं आर्मी के, उनके हैं IRGC के रहनुमा, कुछ सियासी रहनुमा वो भी शहीद हुए। और अभी भी अगर आप देखें तो जो मिसट्रस्ट है उसकी बुनियादी वजह ये है कि जिनीवा में जो मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें तो अगर आप ओमानी वज़ीर ख़ारजा जो कि उन मुज़ाकरात में शामिल थे उनकी अगर आप ब्रीफिंग को सुने तो उन्होंने कहा कि मामला तय पा गए थे और ईरान ने बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी शो की, बल्कि ईरान ने जो JCPOA जो एग्रीमेंट हुआ था 2015 उससे भी ज़्यादा बढ़ के आगे वो फ्लेक्सिबिलिटी शो की। और उनका ये ख्याल था ओमानी वज़ीर ख़ारजा का कि अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो सिग्नेचर वाली स्टेज होगी, एक सेरेमनी होगी। लेकिन उसके बावजूद अपना एक वो अटैक हुआ जिसमें रहबर की शहादत हुई, 40 और सरकर्दा लोगों की शहादत हुई। तो अगर तो इस मुज़ाकरात के लिए अगर अमेरिका और इजराइल वो सीरियस हैं तो एक तो उनको हमले बंद करने पड़ेंगे और दूसरा ये है कि उनको इजराइल को भी लगाम देनी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो अगर रिस्ट्रेन करने के लिए की ज़रूरत है तो वो इजराइल की है, क्योंकि इजराइल के मकासद वो बिल्कुल ही डिफरेंट थे, अमेरिका के मकासद बिल्कुल डिफरेंट थे। और मेरे ख्याल में उन्होंने मिस जज भी किया ईरान की जो सी है अपनी जो एक जो कैपेबिलिटी थी उसको मिस जज किया बेस्ड ऑन देयर पास्ट एक्सपीरियंस। लेकिन ईरान ने, मैं समझता हूं कि उन्होंने जिस किस्म की रेजिलियंस दिखाई वो बहुत ही ज्यादा थी। और एक शहजाद साहब यहाँ पे मैं एक बात जरूर करूंगा कि इसके मासिवाय इसके कि उन्होंने ईरान की जो कैपेबिलिटीज हैं और जो सलाहियत है, अस्करी सलाहियत और उनके लोगों की रेजिलियंस, उसको मिस जज करने के अलावा जो सबसे ज्यादा एक और जो था वो ये था कि उन्होंने कुछ ऐसे मॉडल्स वो अपना अडॉप्ट किए जो कि ईरान के ऊपर बिल्कुल अप्लाई नहीं होते थे। मसलन उनका ये ख्याल था, मेरी अपनी ये जो रीडिंग है सिचुएशन की, उन्होंने समझा कि अगर एजिटेशंस हुए थे आज से 2-3 महीने पहले ईरान में, तो अगर वो अटैक करेंगे मेन लीडरशिप को वो अपना शहीद कर देंगे तो वही लोग वो बाहर निकल आएंगे और वो फिर मदद करेंगे इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने में। लेकिन वो लोग मेरे ख्याल में वहाँ पे आ गया सारा एक सर्वाइवल का और एक नेशनलिज्म का वो एक हो गया, और वो जो मुखालिफ थे रजीम के वो भी सामने आ गए और वो एक यूनिटी जो सी है डेवलप हुई। दूसरी जो सी है एक बहुत ही अहम वजह है जिसकी वजह से पूरी इस्लामी दुनिया में मैं समझता हूँ कि उनके लोगों में एक तशवीश पाई जाती थी इस अटैक की वजह से, कि अभी अभी जो गजा में जो कुछ हुआ, जिस किस्म का जेनोसाइड हुआ, तो उसकी अभी तक लोगों के जहन के अंदर जो वो ताज़ा एक था उसकी जो सी याद थी। तो ये लग रहा था कि जिस तरीके से ईरान को एक और गजा बनाने की कोशिश की जा रही है, और साथ ही साथ वो मैं समझता हूँ कि जो जिस तरीके से मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ का नुकसान हुआ और ईरान का नुकसान हुआ और जो पूरी दुनिया के अंदर जो मुआशी जो एक अदम इस्तेहकाम डेवलप हुआ इस जंग की वजह से, तो ये तमाम अवामिल ऐसे हैं कि जिसकी वजह से पार्टीज़ को और ख़ास तौर पे अमेरिका को और इसराइल को वो इसके बारे में सोचना ज़रूर होगा। अभी कल ही की बात है और आज भी अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा मुजाहरे हो रहे हैं, कोई तकरीबन 3 मिलियन के करीब वहाँ पे लोग बाहर आ गए हैं, सड़कों पे निकल आए हैं इस जंग के खिलाफ। आप देखें कि वहाँ पर जो इन्फ्लेशन है पूरी दुनिया सफ़र कर रही है महंगाई की वजह से। इस जंग की अमेरिका में तो बहुत अनपॉपुलर है ये जंग, इसराइल में बेशक पॉपुलर हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत अनपॉपुलर है। वहाँ पे जब जंग शुरू हुई थी तो उस वक्त ओनली 20% के लोगों ने एंडोर्स किया होगा
जी, और आपने ये बिल्कुल ठीक कहा कि जो ईरान में एक डॉक्ट्रिन है विलायतुल कफ़ी का, वो बड़ा स्ट्रांग है और शायद उसको मिसरीड किया है अमेरिका ने। वो समझ रहे थे कि वहाँ पे तब्दीली जो है फौरी तौर पे आ जाएगी और स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, उनका गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है। बिल्कुल आपने लेकिन जलील साहब मुझे ये बताइएगा कि आपने जैसे कहा पाकिस्तान का जो किरदार है उसकी तो पूरी दुनिया में उस मुस्बत किरदार की तारीफ हो रही है, लेकिन जो आपने मिसट्रस्ट की बात की ना, इस हवाले से कल मैं फाइनेंशियल टाइम्स देख रहा था, या आज गार्डियन की भी रिपोर्ट है कि अगर अमेरिका इसराइल अपने हमले ईरान पे जारी रखता है, बिलखसूस उनके सिविल स्ट्रक्चर पर, और अगर दूसरी तरफ अमेरिका ये भी बात कर रहा है कि हम ट्रूप्स भेजेंगे और ये सारी स्ट्रैटेजी उनकी सिर्फ टाइम गेन करने की है, तो इससे फिर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान और पाकिस्तान और ईरान के दरमियान भी मिसट्रस्ट पैदा होगा। एज अ डिप्लोमेट आप कंसर्न है, या आपको लगता है कि पाकिस्तान जिस पोजीशन में इस वक्त है वही सबसे आइडियल पोजीशन है हमारी कि हम इसमें डी एस्केलेशन की कोशिश करें? देखिए जी, बात यह है कि इसके अंदर जो पाकिस्तान तो अपनी तरफ से एक बहुत ही मुखलिसाना कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान मुखलिसाना कोशिश इसलिए कर रहा है कि ताकि ये जो नुकसान हो रहा है पार्टीज का, ना सिर्फ ये खाली ईरान का नुकसान नहीं हुआ, हमारे जो खलीजी ममालिक में हमारे जो ब्रदर ममालिक हैं उनका भी बहुत नुकसान हुआ है, अमेरिका का भी बेशुमार बहुत नुकसान हुआ है और इजराइल का भी बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन ये है कि उसमें हमारा और ईरान के दरमियान या बाकी ममालिक के दरमियान मिसट्रस्ट इस वजह से नहीं होगा क्योंकि हमने एक उसमें पार्टीजन रोल नहीं अपना अदा कर रहे। हम एक न्यूट्रल पार्टी के तौर पे अपना किरदार अदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से ईरान भी हमें ट्रस्ट करता है। अपने खलीजी ममालिक, सऊदी अरेबिया, आप देखेंगे सऊदी फॉरेन मिनिस्टर आज इस्लामाबाद में मौजूद है। तो ये तमाम जो सी है खलीजी ममालिक की और अरब कंट्रीज की पाकिस्तान के ऊपर एक एतमाद की एक मैं समझता हूँ कि एक भरपूर मिसाल है कि वो भी यहाँ पे मौजूद हैं ताकि वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को भी सुने और अपना एक आइंदा के लिए एक फ्यूचर एक प्लान ऑफ एक्शन भी जो है उसको भी बनाए। और ये भी बताइएगा जी सॉरी, मैं आपको एक चीज ये भी बताऊं कि कोई भी मुल्क जब वो कोई फैसिलिटेटर का रोल अदा करता है तो उस वक्त वो जो पार्टीज कंसर्न पार्टीज हैं उनकी भी उसके अंदर एंडोर्समेंट शामिल होती है। तो मैं ये नहीं समझता कि पाकिस्तान ने अपने आप को प्लग इन किया हुआ इस सिचुएशन में बगैर ईरानी एंडोर्समेंट के या बगैर अमेरिकन एंडोर्समेंट के या बाकी बगैर जो की ममालिक हैं अरब कंट्रीज के उनकी एंडोर्समेंट के। राइट। अच्छा, ये भी बताइएगा जलील साहब के जैसे 15 नुकात जो यूएस के उनका जो प्लान है उसमें ऑब्वियसली मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है उनकी। वो चाहते हैं कि पूरा बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जो है ईरान उसको ख़त्म करे, सरेंडर करे। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ G7 की जो मीटिंग हुई, मार्को रूबियो ने वहाँ पे इशारा दिया है कि बाद में शायद यूरोप और अमेरिका मिलकर उसको कंट्रोल करना चाहेगा। दूसरी तरफ ईरान की जो डिमांड्स हैं उनमें वो चाहते हैं स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पे अब टैक्स भी लगाया जाए, पार्लियामेंट से वो बिल पास करने की भी कोशिश करेंगे और वो चाहेंगे कि एक लॉन्ग टर्म पीस सोल्यूशन हो विद गारंटीज। तो ये जो इतनी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, आपको लगता है कि सिफारतकारी के जरिए इस गैप को ब्रिज किया जा सकता है या आपको नामुमकिन सी बात लगती है फिलहाल ये? नहीं जी, बिल्कुल किया जा सकता है। मैं आपको बताऊं कि मैं अपने सर्विस के दौरान ये काफ़ी नेगोशिएशंस का हिस्सा रहा हूं। आपको याद है कि वो जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का पीस प्रोसेस शुरू हुआ था 2003 में, तो उससे पहले भी बड़ी ही इम्पॉसिबल किस्म की कंडीशंस लगाई जाती थी। लेकिन जब हम बैठे अपना वो टेबल के अक्रॉस, तो वो तमाम फिर एक फ्लेक्सिबिलिटी वाला आ जाता है ना, एक कंसेंसस डेवलप हो जाता है। आप दूसरे को रियलाइज कराते हैं कि जी आपकी ये स्ट्रेंथ्स हैं और उनकी क्या वीकनेसेस हैं दूसरी साइड की। तो वो तमाम चीज़ों को देखते हुए कोई भी मुज़ाकरात की जो कामयाबी होती है वो उसमें 2-3 चीज़ें जो सी हैं बहुत ही अहमियत की हामिल है। एक तो नंबर 1 स्टेट्समैनशिप, वो तो उसका तो ज़रूर अपना डेमोन्स्ट्रेट करनी पड़ती है। अब ज़रूरत इस अमर की है कि अमेरिका भी स्टेट्समैनशिप का मुजाहरा करे, ईरान भी स्टेट्समैनशिप का बहुत बड़ी मुजाहरा करे। तवक्को है डोनाल्ड ट्रंप साहब से ही है जी अपना, लेकिन बात यह है कि उनको जिस किस्म की मुश्किलात दरपेश होंगी या हो रही हैं अपने अवाम की तरफ से और या बाकी अपने एलाइज की तरफ से, क्योंकि ये भी नहीं है कि जो मिडल ईस्टर्न एलाइज हैं वो खामोशी से बैठे होंगे, वो भी तो अमेरिका को ये कह रहे होंगे कि जी आप मेहरबानी करके इस जंग को बंद कीजिए और इसराइल को आप रिस्ट्रेन कीजिए। और मैं समझता हूं कि वो ये अगर रिस्ट्रेन नहीं करेंगे तो उसके नताइज उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होंगी, क्योंकि इनके लिए तो, ईरान के लिए तो इट्स वो जो एक डू एंड डाई वाला जो सा है सिचुएशन डेवलप है हो गई। और जलील साहब ये बताइएगा कि जो GCC ममालिक है
ऑब्वियसली वो चाहेंगे, और यूएई की तरफ से तो स्टेटमेंट भी आया है कि अब आर्जी सीज फायर की जरूरत नहीं है, एक मुकम्मल ब्रॉडर पीस फ्रेमवर्क होना चाहिए ताकि इस खित्ते को सिक्योर बनाया जा सके, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर अमेरिका यहाँ से एग्जिट कर जाता है, जैसे 2 मरतबा तो हमारे साथ भी हुआ है, जब अफगानिस्तान से एग्जिट किया एक वल्नरेबल छोड़ के चला गया इस खित्ते को, तो जीसीसी कंट्रीज का भी एक कंसर्न है कि अमेरिका एग्जिट कर जाता है तो ईरान तो उनके लिए एक परमानेंट थ्रेट रहेगा। तो किस किस्म का एक ये स्ट्रक्चर हो, तो ये जो जीसीसी कंट्रीज के कंसर्न है ये कितने आपके ख्याल में दुरुस्त है? नहीं, मेरे नहीं ख्याल कि वो कोई इतना ज्यादा कंसर्न, ये जो उनकी बात ये है कि अगर यूएई कहते हैं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन होना चाहिए, तो ईरान भी तो यही चाहता है कि कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन हो ताकि एक गारंटीड पीस हो और एक गारंटीज हो कि आइंदा अटैक्स नहीं होंगे। और फिर यह है कि जब इस किस्म की सूरत हाल डेवलप होगी तो फिर तमाम पार्टीज को वो अपना एक फ्लेक्सिबिलिटी और गिव एंड टेक का मुजाहरा करना पड़ेगा। ईरान का मैंने जिस तरह से आपको बताया कि अभी रिसेंटली ही पिछले माह ही जिनीवा में जो मुज़ाकरात हुए तो उसमें तो ओमान ने कंफर्म किया था कि वो ईरान ने बहुत फ्लेक्सिबिलिटी शो की थी। तो अगर उस किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी अगर दोबारा करने को तैयार हो जाए, प्रोवाइडेड अमेरिका और इजराइल जंग बंद करने को तैयार हों और आइंदा के लिए गारंटी करें कि वो इस तरीके से दोबारा अटैक नहीं करेंगे, तो मेरा ख्याल है अमन कायम हो सकता है। दूसरा, जहाँ तक तो खलीजी ममालिक का ताल्लुक है, तो गालिबन मेरा नहीं ख्याल कि जिस किस्म के ताल्लुकात हैं, जिस किस्म की इन्वेस्टमेंट्स हैं खलीजी ममालिक की अमेरिका के अंदर भी, यूरोप के अंदर भी, या जिस किस्म की इन्वेस्टमेंट्स अमेरिका की है इस खत्ते के अंदर या बाकी यूरोपियन कंट्रीज की हैं, तो वो यहाँ को इस खत्ते को वैसे ही छोड़ के चले जाए, वो मेरे ख्याल में वो तो नहीं होगा। सही है। तो जलील साहब, लेकिन बहुत से लोगों की ये राय है कि ये शायद डीएस्केलेशन हो भी जाए तब भी ये खित्ता जो है आइंदा आने वाले सालों में बड़ा वल्नरेबल रहेगा। एक तो ऑब्वियसली जो खलीजी ममालिक है उनकी सिक्योरिटी यूएस की थी, लेकिन हमने देखा कि उनमें भी इतने बड़े बड़े हमले हुए हैं वहाँ पर। और दूसरा फिर ये भी कहा जाता है कि जो इसराइल के एम्बिशंस हैं वो तो ड्रिवन है बाय रिलीजियस आइडियोलॉजीज़, तो वो तो ग्रेटर इसराइल की भी बात होती है, वहाँ पर तरह तरह के मफरूज़ों पे बात होती है। तो आपको लगता है कि ये एक खित्ता जो है ये अब वल्नरेबल रहेगा आने वाले वक्त में, खासतौर पे इसराइली एम्बिशंस को देखकर? एजाज साहब, मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ कि जो इसराइल का प्रोजेक्ट है ग्रेटर इसराइल का, वो तो बुरी तरीके से नाकाम होगा। मेरा नहीं ख्याल कि वो अब्राहम अकॉर्ड जो कि साइन किया था बहुत ही फैनफेयर के साथ, तो वो भी आगे कोई इतना ज़्यादा कामयाबी की तरफ आगे जाता हुआ नज़र नहीं आता। और तीसरी बात यह है कि एक बहुत ही ज़्यादा सस्पिशन डेवलप हो गई है तमाम इस्लामी ममालिक में, जो इसराइल ने रोल प्ले किया गज़ा में भी, वेस्ट बैंक में भी, और जिस किस्म का वो रोल प्ले कर रहा था ईरान में भी, तो उससे तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही मुश्किल है उनके लिए कि उसको आगे वो लेके जा सकें। और दूसरी रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका के वो जिस किस्म की ये यहाँ पे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा है ईरान में, तो उनके लिए भी एक लेसन होगा कि इस तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ाई जा सकती, और अगर कोई चीज़ें करनी है, आगे बढ़ानी है, तो उसके लिए एक अमन व अमान की फ़िज़ा कायम करनी पड़ेगी। एक चीज़ जो मैं आपने बड़ा अच्छा सवाल किया वो ये था कि जी खलीजी ममालिक वो इनसिक्योर फील करेंगे। मेरा अपना ख्याल में है कि खलीजी ममालिक में इस वक्त ये ख्याल ज़रूर उभर रहा होगा कि अमेरिकन बेसेस उनकी किसी भी किस्म की हिफाजत नहीं कर सके, और उनकी बेसेस के होने के बावजूद वहाँ पे अटैक्स हुए, और वो अटैक जो से हैं काफ़ी उसका नुकसान भी हुआ उन अमेरिकी बेसेस के ऊपर। लेकिन उसके बावजूद जो एक ज़रूरत रहेगी, एक तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स हैं खलीजी ममालिक के अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, इसी तरीके से अमेरिका के इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, और दूसरा इनके अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी होंगे। तो आने वाले दौर पे जो मैं देखूंगा वो ये है कि वो ज़्यादा खलीजी ममालिक जो अपनी जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो अपनी जो डिफेंसेस को फोर्टिफाई करने के लिए अपने ही वसाइल को वो ज़्यादा बढ़ाने के लिए वो इस्तेमाल करेंगे। तो वो अपना एक इस किस्म की जो सिचुएशन है वो मैं उसको देख रहा हूँ। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया जलील अब्बास जिलानी साहब हमारे साथ थे, इस पूरी सूरत हाल पर अपना तज्जिया पेश कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, मजीद बात करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ईरान जंग और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज की बंदिश की वजह से इंटरनेशनल ऑयल प्राइस में वॉलेटिलिटी भी देखी जा रही है और प्राइसेस में इजाफा भी देखा जा रहा है, जिसके असरात
दुनिया भर की मईशत पे नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान की मईशत पे भी नजर आ रहे हैं। आईएमएफ से जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो तो हो गया है, लेकिन आईएमएफ ने यह कहा है कि अगर ये सिचुएशन प्रिवेल करती है तो इसके असरात पाकिस्तान के महंगाई पर, ग्रोथ पर और करंट अकाउंट पर भी नजर आ सकते हैं। इसके अलावा जो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस बढ़ी हैं, पाकिस्तान में अवाम पर उसको पास ऑन नहीं किया गया है और वजीर आजम ने 2 रोज़ पहले यह बताया कि पिछले 3 हफ्ते में हुकूमत पाकिस्तान 125 अरब रुपए की सब्सिडी दे चुकी है। अब अहम सवाल यह है कि हुकूमत के पास कितनी फिस्कल स्पेस मौजूद है और अगर आइंदा भी इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस की कीमतें बढ़ी हुई रहती हैं तो क्या मजीद सब्सिडी देगी हुकूमत या अब इस जो प्राइस है उसको पास ऑन करना पड़ेगा कंज्यूमर पर। इस पर और दीगर मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत फुरकान पंजानी। फुरकान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि सिचुएशन में पाकिस्तान का जो रिव्यू है आईएमएफ से वो मुकम्मल हुआ है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी हुआ है, लेकिन आईएमएफ भी ये कंसर्न शो कर रहा है पाकिस्तान की मईशत को लेके कि पाकिस्तान की ग्रोथ, इन्फ्लेशन और करंट अकाउंट मुतासर हो सकता है। आपको क्या लगता है कि सिचुएशन देखते हुए कितने संगीन असरात हो सकते हैं? देखिए, ये तो इट्स अ प्योर मैथमेटिकल इक्वेशन के आप कितना पैसा डॉलर बाहर जाना अफोर्ड कर सकते हैं और अब कितना जा रहा है, और उसको देखें तो इस हिसाब से नजर आता है कि इम्पैक्ट तो हर जगह आएगा। इट्स नॉट गोना बी एन इजी सिचुएशन फॉर पाकिस्तान। वंस अगेन इट ऑल डिपेंड्स कि ये कब खत्म होता है और जितना जल्दी खत्म हो जाए उतना इंपॉर्टेंट है। बट इन्फ्लेशन के लिए ऑल्दो अभी तो जैसे मैं एक नंबर निकाल के देख रहा था, अगर ये डीजल पास ऑन नहीं होता जो 200 रुपए का पीडीसी है, तो पाकिस्तान में 500 रुपए से ज्यादा का इस वक्त कोई 500 सवा 500 रुपए के करीब डीजल होता। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एक इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट तो सीधा आएगा, दूसरा फिर फूड प्राइसेस जो फार्म लैंड से सिटीज तक आती हैं, ये सारा का सारा इम्पैक्ट इन्फ्लेशन के ऊपर आना है, अभी बाकी है। सो दैट इज समथिंग बहुत केयरफुली ट्रेड करना है इस सिचुएशन को। लेट्स सी हाउ गवर्नमेंट डज इट। राइट। और ये भी बताइएगा फुरकान के प्राइसेस को मैनेज करना हुकूमत के लिए ऑब्वियसली ज़रूरी है, कितना पास ऑन करना है कंज्यूमर पे, कितना बर्डन वो खुद बर्दाश्त कर सकते हैं। दूसरा, हुकूमत को एक दूसरा चैलेंज यह है कि अगर हमने अपने इंपोर्ट बिल को थोड़ा सा कर्टेल करना है तो उसके लिए डिमांड को कर्टेल करना पड़ेगा, लेकिन अगर हुकूमत पास ऑन नहीं करती प्राइसेस पर तो ऑब्वियसली जो कंज्यूमर का बिहेवियर है वो भी चेंज नहीं होगा, जिसकी वजह से डिमांड कर्टेल नहीं हो सकेगी। तो इस सूरत में हुकूमत के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? देखिए, जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा है वो तो यही है कि मार्केट इकोनॉमिक्स डिसाइड करती है कि डिमांड कितनी है, बट दिस इज नॉट एन इजी सिचुएशन। जिस तरह शहजाद आपने बताया कि एक तरफ अगर आप पास ऑन कर देते हैं तो एक तो इम्पैक्ट आपके और मेरे ऊपर आता है जो कि पेट्रोल की प्राइसेस के ऊपर आएगा, जो कि हम सब फेस करेंगे, और आम पाकिस्तानी, इट्स अ मोटरसाइकिल बायर, रिक्शा, एवरीथिंग गोज अप। बट दूसरा बड़ा इम्पैक्ट है जहां पे गवर्नमेंट को सोचने की जरूरत पड़ेगी, और वहां पे आई एम अज्यूमिंग गवर्नमेंट पहले से सोच रही होगी, वो होगा कि जो डीजल की प्राइसेस है उसको किस तरह पास ऑन करना है, बिकॉज डीजल की प्राइसेस डिटरमाइन करती है पाकिस्तान की फूड इन्फ्लेशन। अगर फूड इन्फ्लेशन अपने हाथ से निकलती है, बिकॉज अगर हम सीधा सीधा पास ऑन कर देते हैं तो दैट्स गोना बी अ टफ टास्क फॉर इट टू कम डाउन अगेन। सो वंस अगेन इट्स अ ट्रिकी सिचुएशन। तो जैसे गवर्नमेंट कह रही है कि दे आर क्रिएटिंग एन ऐप जिसके थ्रू मोटरसाइकिल और 3 व्हीलर्स के लिए, सो आई एम थिंकिंग गवर्नमेंट इस एंगल पे भी जरूर सोच रही होगी कि डीजल की प्राइसेस जो कि ट्रक्स होते हैं जो वहां से यहाँ पे फूड आइटम्स को लेके आते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका इन्फ्लेशन कंट्रोल में होना या एटलीस्ट उस पे एक हाथ होना बहुत जरूरी है। उस पे गवर्नमेंट क्या करती है, एंड दैट विल डिसाइड द एंटायर इन्फ्लेशन ट्रेजेक्टरी। सही। तो आप समझते हैं कि डीजल पे सब्सिडी और पेट्रोल पर मोटरसाइकिलिस्ट को टारगेटेड सब्सिडी ये ज़्यादा प्रूडेंट फैसला है बजाय इसके कि एक जनरल सब्सिडी दी जाए? क्योंकि हमने माजी में देखा है 2022 और इससे पहले कि जब भी जनरल सब्सिडी दी गई है तो उसके फिर आफ्टर इफेक्ट्स भी काफ़ी खतरनाक साबित होते हैं। जी, कोई लॉजिक नहीं है ना कि फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे के पास 2 करोड़ रुपए की गाड़ी है, वो भी 5,000 रुपए की फ्यूल सब्सिडी ले रहा है, और एक बंदे के पास मोटरसाइकिल है, वो महीने में उससे क्वार्टर फ्यूल भरवाता है और वो 1,000 रुपए की सब्सिडी ले रहा है, या पीडीसी इसको हम कहते हैं, जो बाद में रिवर्स हो सकता है। ये होता ही है कि जब आप प्राइसेस एकदम से नीचे आ जाएं तो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता उसको पीडीसी को रिकवर करना होता है। बट वंस अगेन डिमांड ये सजेस्ट करती है कि यू विल हैव टू पास इट ऑन, यू कांट होल्ड इट फॉर ऑन। और हमारा एक्सपीरियंस भी ऐसा ही रहा है कि जब ऐसा होता है तो लाइफ डजंट चेंज फॉर अस। सो लाइफ को चेंज करने के लिए, धक्का देने के लिए, थोड़ा सा हिलाने के लिए द प्राइस पास ऑन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब किस तरह करना है, उसको तोड़ के करना है, एक साथ इज गोना बी वेरी डिफिकल्ट, बट इसको तोड़ के किस तरह पास ऑन करना है, गवर्नमेंट विल हैव टू डिसाइड, एंड आई एम श्योर इट्स नॉट गोना बी एन इजी डिसीजन। बिल्कुल ऐसा ही। और कल हमारे साथ जो है वो खुर्रम शहजाद साहब वजीर खजाना के मुशीर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अगर ये इंटरनेशनल मार्केट में फॉर द रेस्ट ऑफ द फिस्कल ईयर ये प्राइसेस प्रिवेल भी करती हैं $100-110 क्रूड ऑयल की,
तब भी हम कवर्ड हैं। हमारा करंट अकाउंट खसारा जो पहले शायद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि $2 बिलियन के आसपास होगा, वो शायद $4-4.5 बिलियन तक चला जाए, लेकिन 2022-23 की तरह वो कोई $18-19 बिलियन तक नहीं जाएगा, ऑब्वियसली, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है फिस्कल ईयर क्लोजिंग में। और वो ये भी कह रहे थे कि जितने हमारे रिजर्व्स इस वक्त हैं, तो हमें कोई ज्यादा एक्सटर्नल फाइनेंशियल अरेंजमेंट की जरूरत नहीं होगी। आप इत्तेफाक करते हैं इससे, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं करंट अकाउंट खसारा बढ़ेगा तो हमें एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ सकती है? देखिए शहजाद, ये दिखने के जाविये हैं कि फॉर एग्जांपल अभी 4 महीने रह गए इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, अप्रैल मई जून, आई थिंक 3 महीने रह गए हैं, उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। बट आई थिंक जो मार्केट्स होती हैं, या जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, या जो इन्फ्लेशन का नंबर होता है, या जो भी लोग अपनी प्राइसिंग में चीजों को बिल्ट इन कर रहे होते हैं, वो ये देख के करते हैं कि अगले 12 महीने में क्या होगा। सो फॉर इंस्टेंस, अब बैंक्स की जो लास्ट ऑप्शन हुआ है उसमें आपने देखा होगा कि 100 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट के अंदर जो सेकेंडरी मार्केट का इंटरेस्ट रेट है, दैट हैज ऑलरेडी गॉन अप। सो जो मार्केट्स होती है ना, जो कि डिसाइड करती हैं कि इंटरेस्ट रेट क्या होगा, पॉलिसी रेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सेकेंडरी मार्केट की बात कर रहा हूं, तो देर ऑलरेडी सीन कि ये नंबर इससे बड़ा होगा। अब जैसे एक छोटी सी एग्जांपल मैं कंपैरिजन कर रहा था, 80 से 150% तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्राइसेस आर अप। तो अगर हमारा इंपोर्ट का नंबर $15 अरब का था, तो आप कोई भी 80% का हिसाब लगा लें, अगर पूरे साल 12 महीने ही चलता है, या 150% का हिसाब लगा लें, तो नंबर सीम्स टू बी थोड़ा सा ज्यादा जो शहजाद साहब एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट वंस अगेन, कितना टाइम ऊपर रहता है, दैट्स इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर फॉर इंस्टेंस ये ऊपर जाता है, रहता है यहाँ पे, एंड एवरीथिंग सॉर्ट्स आउट इन अ मंथ और टू, फिर भी ज्यादा होगा, इन अ वीक और टू, then you will start to see everything normalizing. Then people will start to say कि ये जो भी inflation का number है, it's going to stay up for a week or for a few months, then it's going to come down. So it all depends on this thing कि कब sort out होता है। सही है। आई गेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेरिएबल यही है कि ये जंग ख़त्म कब होगी। बहुत बहुत शुक्रिया फुरकान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद एक और अहम पाकिस्तान का मसला है, बहुत बड़ा मसला है, लेकिन इस पर ज़्यादा बात नहीं होती, इसके हल के हवाले से ज़्यादा बात नहीं होती, उस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान को इस वक्त जहाँ मौसमियाती तब्दीली, सेहत और तालीम तक रसाई के फुकदान और मुआशी मसाइल का सामना है, वहीं दूसरी तरफ मुल्क को बेकाबू बढ़ती आबादी की सूरत में एक ऐसे संगीन बहरान का भी सामना है जिसे पाकिस्तान की बका के लिए भी खतरा करार दिया जाता है। अफसोस की बात यह है कि मुल्क में हर आने वाली हुकूमत आबादी को कंट्रोल करने के लिए इकदाम करने के दावे तो करती रही है, लेकिन अमली तौर पे ये दावे और वादे बेसूद ही रहे, और नतीजा ये है कि आज पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का पांचवा बड़ा मुल्क बन चुका है। और इस वक्त मुल्क की कुल आबादी 25 करोड़ से तजावुज कर चुकी है, जबकि हर साल इस आबादी में 2.5% से ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो साल 2050 तक मुल्क की टोटल आबादी दुगनी होने का खदशा है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि खित्ते में पाकिस्तान फर्टिलिटी रेट की बुलंद शरह में अफगानिस्तान के बाद दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान के इदारा शुमारियात के साल 2024-25 के हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में बच्चों की पैदाइश की औसत शरह 3.6 है, जबकि 30 साल पहले ये शरह 9 थी। यानी वक्त के साथ बच्चों की पैदाइश की शरह में वाज़ेह कमी हुई है, लेकिन जनूबी एशिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में बच्चों की पैदाइश की शरह यानी फर्टिलिटी रेट अब भी बहुत ज़्यादा है, जबकि भारत में यही शरह 2 और बांग्लादेश में तकरीबन 2.2% है। मुल्क में तेज़ी से बढ़ती आबादी और ख़ानदानी मनसूबाबंदी के फुकदान की वजह से वसाइल की तकसीम में अदम तवाज़ुन नज़र आ रहा है, जिसके हौलनाक असरात तालीम और सेहत जैसे बुनियादी शोबों पर भी नज़र आते हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, और अगर आबादी के बढ़ने का यही रुझान बरकरार रहा तो साल 2025 तक स्कूलों से बाहर रहने वाले बच्चों की तादाद दुगनी यानी कि 5 करोड़ होने का खदशा है। इसी तरह इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक मुल्क के तकरीबन 7.5 लाख अफराद के लिए सिर्फ एक डॉक्टर मुयस्सर है। ये है वो तशवीशनाक नताइज जो बढ़ती हुई आबादी की सूरत में हमारे सामने आ रहे हैं। इसके अलावा दुनिया भर में ये देखा गया है कि आबादी में तेज़ी से इजाफे को कंट्रोल करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कॉन्ट्रासेप्टिव्स पर आयद भारी टैक्सेस की वजह से इनकी महंगी कीमतें इनके इस्तेमाल में रुकावट का बायस बन रही हैं। और होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में अवाम को कॉन्ट्रासेप्टिव्स की ज़्यादा से ज़्यादा आगाही दी जाती, लेकिन अलमिया यह है कि पाकिस्तान में इसके टीवी इश्तिहारात पर भी पाबंदी है, मगर अब हुकूमती सतह पर भी बढ़ती हुई आबादी की संगीनी को महसूस किया जा रहा है। खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी एतराफ़ कर चुके हैं कि बढ़ती हुई आबादी अवामी वसाइल और हुक्मरानी के निज़ाम पर दबाव है। ताहम अब ज़रूरत इस बात की है कि इस मसले की संगीनी के एतराफ़ से बढ़कर इसके हल की जानिब ठोस इक़दामात लिए जाएँ। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।